तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सब ठीक ही होंगे। दोस्तों, ये वक्त ज्यादा समय बर्बाद करने का नहीं है, क्योंकि कहानियां इस समय आपके सामने देर से आ रही हैं। तो क्यों ना कहानियों को जल्दी शुरू किया जाए। बस इतना ध्यान रहे कि अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपकी कहानी को अपनी आवाज दूं, तो कहानियां सुनने के बाद आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। पर याद रहे, हमारा मकसद किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। हमारा मकसद बस आप लोगों का मनोरंजन कर आप लोगों से जुड़ना है। तो जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाएं मेरे यानी महेश के साथ। दरअसल दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि जहां भी किसी भूत पिशाच का वास होता है और यदि किसी इंसान की गलती से चोट लग जाने के कारण खून निकल जाता है और वह उस जगह चला जाए जहां की भूत पिशाच का वास होता है, तो कहा जाता है कि किसी जीवित शरीर के खून की खुशबू उन भूत पिशाच को आ जाती है, जिससे वह उसकी तरफ आने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ था मध्य प्रदेश में रह रहे एक परिवार के साथ, जो कि काफी समय तक परेशान रहे। दरअसल दोस्तों, यह हादसा मध्य प्रदेश में रह रहे एक शुभम नाम के शख्स के दोस्त के साथ हुआ था, जो कि एक मुस्लिम परिवार था। अक्सर शुभम और उसका छोटा भाई और वह उसका दोस्त सारे साथ में खेला करते थे और वह काफी समय से साथ में थे। वह साथ में खेलते खेलते ही बड़े हुए थे, परंतु उन्हें कहाँ पता था कि कभी उनके जीवन में कोई ऐसा मोड़ भी आएगा जो उन्हें तंग करके रख सकता है। दोस्तों, ये बात तब की है जब उन सभी बच्चों की उम्र लगभग 7 से 8 वर्ष की थी। दरअसल अचानक एक दिन मुस्लिम परिवार में शुभम के दोस्त आदिल की बुआ की मृत्यु हो गई और वहां सब कुछ बदल सा गया। परंतु किसी को इस बात की खबर नहीं थी कि अब आगे क्या होने वाला था। आदिल भी उस समय अपने पापा के साथ कब्रिस्तान गया हुआ था और उस समय आदिल के हाथ में चोट लगी हुई थी और उसके हाथ से खून निकल रहा था। उसके बाद वह वहां से घर लौट आए, परंतु जब से आदिल घर आया तब से उसकी तबीयत खराब हो गई। सबको यही लगा कि उसे बुखार आ रहा होगा, तो आदिल को उसके पापा डॉक्टर के पास ले गए और दवाई ले आए। परंतु उस दवाई से आदिल की तबीयत में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था और भी वो दिन पर दिन उसकी तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी। परंतु अचानक एक दिन शुभम के घर आदिल का भाई आया और शुभम की दादी को बोलने लगा कि आदिल की तबीयत आजकल ठीक नहीं है, वह अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा है। शुभम की दादी को थोड़ा इन चीजों का अंदाजा भी था। वह तुरंत आदिल के घर गए। शुभम भी अपनी दादी के साथ साथ वहां गया। जब वह वहां पहुंचा तो उन्होंने देखा कि वहां आदिल अपने बेड के नीचे छुपा है और वह बार बार घर के दरवाजे की तरफ देखकर एक ही बात कह रहा है कि वो मुझे ले जाएगा। वह दरवाजे पर खड़ा है। ऐसा सुन शुभम को भी डर लगने लगा, क्योंकि वह अभी बच्चा ही था। शुभम अपनी दादी के पीछे छुप गया। उसे भी डर लगने लगा था कि अचानक आदिल को ये क्या हो गया है, वह ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी शुभम की दादी को याद आया कि उनके घर के पीछे एक औरत रहती है जिसके अंदर माता आती है। क्यों ना आदिल को उनके पास ले जाया जाए। उन्होंने तुरंत आदिल को पकड़ा और उनके पास ले जाने लगे, परंतु रास्ते में ही आदिल ने शुभम की दादी को धक्का दे दिया और वह करीबन 5 या 6 फीट दूर जाकर गिरी। तभी आसपास के सभी लोग वहां तुरंत आ गए और आदिल को पकड़ लिया। सब समझ गए थे कि कोई 5 साल का बच्चा किसी को इतनी तेज धक्का नहीं दे सकता, जरूर यह कोई बुरी शक्ति है। और उन्होंने आदिल को पकड़ लिया और उस औरत के पास ले जाने लगे कि अचानक तभी उस औरत को वहां बैठे भी एहसास होने लगा
कि उसकी तरफ कोई बुरी शक्ति आ रही है। जब आदिल को उनके पास ले जाया गया तो उन्होंने सबको एक तरफ होने को कहा और आदिल से पूछा कि वह कौन है। तो आदिल की आवाज किसी आदमी जैसी हो गई थी और उसने बताया कि वह जिन है, जो कि आदिल के हाथ से बह रहे खून की खुशबू से आया था और उसे अपने साथ ले जाएगा। यह सब सुनकर सब डर गए और रोने लगे कि तभी उस औरत ने उस जिन के ऊपर गंगा जल फेंका और उसे आदिल के शरीर से बाहर निकाला और उस जिन से कहा कि जहां से आए हो वहीं लौट जाओ, इसे छोड़ दो, यह अभी बच्चा है। इसके बाद वह जिन वहां से गायब हो गया और फिर उस औरत ने आदिल के हाथ में एक काला धागा बांध दिया और कहा, इसे कभी मत खोलना। दोस्तों, आज वह सब बड़े हो गए हैं। उनके साथ फिर तो कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ, परंतु वह इन सब चीजों को कभी भूल नहीं पाए। दोस्तों, आइए चलते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ। दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा कि यदि किसी इंसान की मृत्यु किसी घटनावश हो जाए या उसे मार दिया जाता है तो उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती और वह यूं ही बस भटकती रहती है। कुछ ऐसा ही हुआ था इस कहानी में, जिसका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। दरअसल दोस्तों, यह हादसा दिल्ली में टैक्सी चलाने वाले एक 50 साल के व्यक्ति के साथ हुआ था, जो कि टैक्सी चलाकर अपने परिवार को चला रहा था। दोस्तों, हर रोज की तरह उस रात भी वह आदमी टैक्सी से सवारी छोड़कर दूसरी सवारी की तलाश में था। अक्सर वह रात को ही टैक्सी चलाया करता था, क्योंकि उन्हें रात में ही ज्यादा फायदा होता था। उस रात भी वह सवारी की तलाश में धीरे धीरे रोड पर चल रहा था। अचानक उन्हें एक लड़की ने हाथ दिया और कहा कि सीधा चलो। तो वह जगह पूछने लगे कि आपको कहां जाना है। तो वह बस यही कहती रही कि बस सीधा चलो और वह पैसे टैक्सी के मीटर पर ही रख देगी। उसने उतरते समय टैक्सी ड्राइवर से कहा, आप रोज मुझे वहीं से पिकअप कर लेना और यहीं छोड़ देना। मैं आपको ज्यादा पैसे दूंगी, परंतु ना कभी मेरा पीछा करना, ना कभी मुझे मुड़कर देखना। उस टैक्सी ड्राइवर ने कभी कुछ नहीं सोचा। वह हर रोज की तरह 2 बजे उस लड़की को पिक करता और उसकी बताई गई जगह पर छोड़ देता। दोस्तों, वह लड़की एक अंधेरी जगह पर ही टैक्सी रोक देती और उसके बाद आगे पैदल ही जाती थी। पर टैक्सी ड्राइवर को नहीं पता था कि वह आगे जाकर कब्रिस्तान जाती थी, क्योंकि वह टैक्सी ड्राइवर वहीं से यू टर्न हो जाया करता था। तो उसे कभी नहीं पता चल पाया कि वहां आगे कब्रिस्तान था। परंतु एक दिन उस टैक्सी ड्राइवर की नजर अचानक शीशे पर पड़ी, तो उसने पीछे देखा तो खूबसूरत लड़की एक डरावनी चीज में बदल गई थी। पर वो ड्राइवर चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। वह टैक्सी ड्राइवर 5-6 दिन तक बीमार रहा और जब होश में आया तो सबको वह बात बताई। उस टैक्सी ड्राइवर का एक बेटा था। उसने पूछा कि आप उसे कहां से पिक करते थे और कहां छोड़ते थे। तो उन्होंने सब कुछ बताया। इसके बाद जब उनके लड़के ने पता लगाया तो पता चला कि वह एक बार डांसर थी, जो हर रोज रात को घर जाती थी। परंतु एक दिन उसे बहुत देर हो गई थी, उसे टैक्सी नहीं मिल रही थी। काफी समय बाद एक टैक्सी उसको मिली, पर उस टैक्सी ड्राइवर ने पी रखी थी। उसने सोचा मैं जल्दी पहुंच जाऊंगी, तो वह जल्दबाजी में बैठ गई। आगे जाके उसकी टैक्सी में 2 लोग और चढ़ गए और उस लड़की के साथ गलत करके उसे कब्रिस्तान की सड़क पर फेंक दिया। परंतु उस पर गाड़ी चढ़ जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। तब से वह वहां ऐसे ही भटकती रहती है। दोस्तों, इसके बाद उसी जगह पर वो टैक्सी ड्राइवर का बेटा चला गया और उसने अपनी बाइक रोकी और उस लड़की को बैठा लिया। उसने उसे ये भी कहा था कि मेरा पीछा ना करना,
परंतु वह उसका पीछा करते करते कब्रिस्तान तक जा पहुंचा। दोस्तों यकीन मानिए, कहा जाता है कि वह लड़का उस दिन के बाद से आज तक वापस घर नहीं आया है। दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि आत्माओं को शांति नहीं मिलती है, इसीलिए वह यूं ही भटकती रहती है। उस घटना में वह टैक्सी ड्राइवर तो बच गए, परंतु उनका बेटा शायद नहीं बच पाया। आइए दोस्तों चलते हैं अपनी तीसरी कहानी की तरफ। दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि किस्मत भी कभी कभी ऐसे इंसान से मिला देती है जिससे हमारा कोई मेल नहीं होता, परंतु मेल ना होते होते भी हमारा मेल हो जाता है। दोस्तों ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसका नाम फैजल अंसारी है। असल में वह कभी भी किसी ऐसी लड़की के लिए उतावला नहीं हुआ जो कि वह इस लड़की को बेइंतहा मोहब्बत करने लगा था। दरअसल दोस्तों फैजल फेसबुक चलाया करता था और अचानक उसे एक दिन किसी लड़की का मैसेज आया, हेलो। फैजल उससे बात करने लगा, परंतु फिर उस लड़की ने फैजल का नंबर फेसबुक पर देखा तो वह कॉल करने लगी। पर कॉल पर बात करते करते अचानक वह बदल गई, कहने लगी कि आप कौन हैं, मैं आपको नहीं जानती। दोस्तों अचानक उसे क्या हुआ ये सोचकर फैजल ने भी उसे कहा कि मैं भी आपको नहीं जानता, मुझे आज के बाद कॉल मैसेज नहीं करना कभी। दोस्तों तुरंत ही इसके बाद अचानक उस लड़की का बर्ताव अलग हो गया। वह उससे अच्छे तरीके से बात करने लगी और कहने लगी, सॉरी, गलती हमारी है, आई एम सॉरी। न जाने क्यों फैजल को अजीब लगने लगा कि यह हो क्या रहा है, परंतु फैजल उसकी तरफ लगातार खिंचा जा रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। उसे बस उस लड़की से बात करना बहुत अच्छा लगने लगा था। वह सोच में पड़ गया था कि अचानक ये सब क्या हो रहा है। फैजल को न जाने क्यों उस लड़की से प्यार होने लगा था। वह अब सुधरने लगा था। वह उस लड़की से दिन रात बातें करता। उसने जब उससे शादी करने की ठान ली, फैजल ने सारी बात अपनी अम्मी को बताई और उस लड़की की तस्वीर अपनी अम्मी को दिखाई। परंतु फैजल की अम्मी उस लड़की की तस्वीर देखते ही समझ गई कि उसके ऊपर किसी जिन्न का साया है। फैजल की अम्मी ने उस फोटो को तुरंत देखते ही कहा कि मुझसे उसकी बात करा। जब फैजल ने बात कराई तो फिर अम्मी और उस लड़की की बात होती रही। पर जब बाद में फैजल ने उस लड़की से बात करी तो उसे पता चला कि अम्मी ठीक ही कह रही थी। रात रात को उस लड़की को अजीब अजीब सपने आते थे और उसे अजीब अजीब चीजें भी दिखाई पड़ती थी। फैजल की अम्मी ने बताया कि वह जब छोटी थी तब से यह जिन उसके पीछे पड़ा है। वह जहां बचपन में सोया करती थी वहीं एक बरगद का पेड़ था जिसमें उस जिन का वास था। वह तब से उसके अंदर ही है। परंतु दोस्तों इसके बाद जब फैजल ने ये कहा कि वह उससे निकाह करना चाहता है तो उसकी अम्मी ने ठान लिया कि वह उस जिन को ही भगा देगी। उन्होंने उस लड़की को घर बुलाया और उसका इलाज अच्छे से किया और दोस्तों यकीन मानिए तब से वह आज तक ठीक है और अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। वह लड़की और लड़का दोनों मुस्लिम है तो उनके घर वाले उनकी शादी के लिए मान गए और अब सब कुछ ठीक है। परंतु दोस्तों एक बात जानने वाली है कि किसी को भी इस बात की खबर ना थी कि उस लड़की के साथ बचपन से ही एक साया है। यह उसकी किस्मत ही थी कि जाने अनजाने में वह फैजल से बात करने लगी और आज वह बिल्कुल ठीक है। दोस्तों कभी कभी किस्मत भी साथ देती है। अब कुछ समय बाद उसकी शादी है और वह बहुत खुश रहेंगे। दोस्तों आइए चलते हैं अपनी आखिरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धनपति शाही है और मैं लखनऊ की रहने वाली हूं। दरअसल दोस्तों काफी अरसे से मैं आपको यह बात बताना चाहती थी कि किस तरीके से मैंने उस डर का सामना किया, परंतु आज तक मैंने यह बात किसी को नहीं बता पाई या फिर बोलने की कोशिश भी करी तो
किसी से कुछ कह नहीं पाई। दरअसल दोस्तों, यह घटना हमारे साथ तब घटी थी जब 1985 में मैं अपनी ट्रेनिंग के सिलसिले में शाहजहांपुर गई थी। मेरे साथ मेरी छोटी बेटी थी और साथ में एक पहचान का लड़का जिसका नाम सुभाष था। जब हम वहां पहुंचे तो वहां किसी विश्वनाथ धर्मशाला नाम की एक जगह में ठहरे। पहले तो वहां सब कुछ ठीक लग रहा था, परंतु हम नहीं जानते थे कि किस पल हमारे साथ क्या होने वाला था। हमने शाम को ही वहीं खाना खाया और जब सूरज ढल गया तो वापस अपने कमरे में आ गए, परंतु हमें वहां होने वाली किसी भी घटना का कोई अंदाजा नहीं था। उस समय रात के करीबन 12:30 बज रहे थे और मैं वॉशरूम जाने के लिए उठी, परंतु जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि एक औरत मेरे ठीक सामने थोड़ी सी दूरी पर सफेद साड़ी पहने खड़ी थी, जो लगातार मेरे तरफ ही देखी जा रही थी। यह सब देख मैं उस वक्त चौंक गई कि इतनी रात यह कौन है, परंतु वह लगातार मेरे ही तरफ देखी जा रही थी। यह देख मुझे डर सा लगने लगा। कुछ पल तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाई, परंतु जैसे तैसे मैं वापस अपने कमरे की तरफ भागी और मैंने अपने दरवाजे की कुंडी लगाई और अपनी बेटी को अपनी गोद में लेकर बैठ गई। मैं उस समय बहुत ज्यादा डर गई थी। ऐसा मेरे साथ पहली बार हो रहा था। रात भी बहुत हो गई थी। मुझे कमरे से बाहर निकलना कुछ ठीक सा नहीं लग रहा था। मैं अपने कमरे में ही रुकी रही और डर के मारे हनुमान चालीसा दोहराने लगी कि अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया है। जैसे ही मैंने पीछे देखा तो यकीन मानिए वही औरत थी। वो लगातार मुझसे बस यही कहे जा रही थी कि यही कमरा मिला तुझे, यहां मेरे प्यार का अंत हुआ है, यहां मेरा खून हुआ है। दोस्तों, उस समय मैं बहुत डरी हुई थी। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या करूं, किसे आवाज लगाऊं, परंतु वह अचानक यह कहकर गायब हो गई। मैं उसके बाद पूरी रात सो नहीं पाई। मुझे बहुत डर लग रहा था। बस पूरी रात मैं इधर उधर ही देखे जा रही थी। इसके बाद सुबह के 4 बज गए जब धर्मशाला के बगल से भगवान के गीतों की आवाज आने लगी। तो वहां पास में ही एक मंदिर था जहां से इन गीतों की आवाज आ रही थी। यह सब सुनकर मुझे थोड़ी तसल्ली हुई, परंतु मुझे नींद अब भी नहीं आ रही थी। लेकिन अब सुबह के 6 बज गए थे। मेरी बेटी भी उठ गई थी। मैंने अपनी बेटी को लेकर मंदिर में जाने का फैसला किया और हम कमरे से निकल ही रहे थे कि एक गार्ड वहां आ गया। वह मुझसे उम्र में कुछ बड़ा था, तो उन्होंने मुझसे न जाने क्यों पूछा कि क्या हुआ बेटी, तुम बहुत घबराई हुई सी लग रही हो। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, परंतु मेरे चेहरे से मानो डर छुपाए नहीं छुप रहा था। उन्होंने कहा, चलो बेटा मेरे यहाँ चलो, शायद तुम्हें थोड़ा ठीक लगे। दोस्तों, उसके बाद मैं वहां गई। उनकी पत्नी हमारे लिए चाय बनाकर लाई और उन्होंने भी पूछा कि क्या हुआ बेटी। उन्होंने मुझसे इतनी प्यार से पूछा कि मैंने उन्हें चाची कहा और अपने साथ हुई सारी बात बताई। मैंने उन्हें रात की सारी बात बताई। उन्होंने कहा, मैनेजर ने तुम्हें वह कमरा क्यों दिया, उसके बारे में तो सब जानते थे। तो मैंने पूछा कि चाची जी क्या हुआ था उस कमरे में। तो उन्होंने मुझे बताया कि कुछ समय पहले 2 लड़के वहां एक लड़की के साथ आए थे। उन्होंने उस लड़की का गला दबाकर उसे वहीं मारकर ताला लगाकर चले गए थे। जब 2 दिन बाद मैनेजर को शक हुआ तो उसने पुलिस को फोन किया। पुलिस वालों ने वह ताला तोड़वाया तो पता चला कि उस लड़की की लाश वहीं पर पड़ी थी। और जब पुलिस वाले लड़कों के बताए पते पर गए तो पता चला कि वह फर्जी पता था। वह लड़की बहुत ही सुंदर थी, लेकिन अब मरने के बाद वह उस कमरे में किसी को रहने नहीं देती। जो भी वहां रहता है डर के मारे वहां से भाग जाता है। दोस्तों, यह सब सुनकर मैं काफी डर गई थी और मैंने मैनेजर को बहुत सुनाया और कहा कि मैं पुलिस को कंप्लेंट करूंगी। न जाने क्यों वह मैनेजर बहुत डर गया
उसने कहा, मैं आपको सही कमरा देता हूं, मुझे माफ कर दो। तो मैंने फिर उसे कुछ नहीं कहा। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद मैं वापस लखनऊ तो आ गई, परंतु वह डर मैं कभी भूल नहीं पाई। वह डर आज भी मुझे याद रहता है। इतने वर्ष हो गए, परंतु जब भी मुझे वो घटना याद आती है तो मेरी रूह कांप उठती है, क्योंकि उस डर को मैं आज तक भुला नहीं पाई हूं। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की कहानियां। मैं आशा करता हूं आपको अच्छी लगी होंगी, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और हमेशा याद रखें कि आपका प्यार ही हमारा त्योहार है। बाय बाय।